मरिया और सूजी से फोन पर ग्रुप कन्वर्सेशन में दीपा चहक रही थी। कॉमन दीपा, याद है ना हम 2 साल पहले इसी टाइम उतीरियो गए थे। नो नो मरिया, अभी बेबी छोटी है और फिर प्रथम भी नहीं है यहाँ। तुझे क्या, तेरे पास तो नैनी है ना। चलन नियाग्रा फॉल की आइस वाइन फेस्टिवल के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। एक रात की बात है, जमकर मस्ती करेंगे। दीपा का मन भी ललचा रहा था। वह भी ऐसी मस्ती भरी पार्टी मिस नहीं करना चाहती थी, लेकिन प्रथम को कैसे मनाती ये सोचकर वह थोड़ा उलझ गई थी। फिर उनको बाद में बताती हूँ कहती हुई फ़ोन काटकर प्रथम को मिलाने लगती है, लेकिन तभी उधर से प्रथम का ही फ़ोन आ जाता है। हाय, मैं तुमको फ़ोन मिलाने की सोच ही रही थी। कोई ख़ास बात है? प्रथम पूछता है। दीपा कहने से हिचकिचा रही थी कि कहीं बेबी को संभालने के नाम पर प्रथम उसे मना न कर दे। एक्चुअली अच्छा, पहले मेरी सुनो। न्यू प्रोजेक्ट के लिए मुझे कुछ दिन के लिए इंडिया भेज रहे हैं, तो मैंने सोचा तुम भी चलना चाहो तो चल सकती हो। ये सुनते ही दीपा प्रथम के जाने की बात पर खुश हो गई, पर अपने मन के भाव दबाती बात बनाती हुई बोलती है, ओ डियर, मैं भी चलती, पर अभी इंडिया में भी काफ़ी ठंडा होगा, तो कहीं बेबी परेशान ना हो जाए। हाँ, बात तो सही है, तो क्या करूँ, मना कर देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे करोगे तो तुम्हारा प्रमोशन के पॉइंट कम हो जाएंगे। ऐसा करो, तुम अकेले वहीं से चले जाओ और काम कंप्लीट करके जल्दी से आ जाना। अपना शब्द प्यार की चाशनी में डुबाती हुई कहती है। हाँ ठीक है, कहती हो। अच्छा, नीमा से भी पूछ लेना अगर वो जाना चाहे तो। अरे नहीं, नीमा का तो बहुत मन लग गया। दीपा किसी तरह से बात बनाती प्रथम को अकेले जाने के लिए मना ही लेती है। अब सब दीपा के मन का हो गया था। प्रथम से पूछना भी नहीं पड़ा और उसे मनमाफिक आज़ादी भी मिल गई। प्रथम के फ़ोन रखते दीपा झट से अपनी दोस्त मरिया को फ़ोन करके अपना जाना फिक्स करती है। वे तय करती हैं कि अगले 2 दिन बाद वीकेंड में वे एक दिन के लिए साथ में जाएगी और नीमा बेबी को संभाल लेगी। देव के हाथ में टोरंटो जाने का टिकट था। काफ़ी देर वह उस टिकट को देखता रहा। उस पल उनके मन में एक अजीब सा डर समाने लगा। कुछ समय पहले वह जाने को बेचैन था और आज जब जब कुछ तय हो गया तो उसका मन कुछ बिदक उठा। घर पर भी जहाँ उसके जाने के लिए सभी उत्साहित थे, अब जब उसके जाने का समय आ गया तो सब उदास हो उठे। देव भी देर तक माँ का हाथ पकड़े बैठा रहा। न वह उसे कुछ कह पाई, न देव ही उन्हें कुछ समझा पाया। पापा उदासी में कमरे में चहलकदमी करते रहे। अवनी का तो कॉलेज जाने का तक मन नहीं हुआ, बस बार बार भाई के बैग पैक देखकर कमरे से लौट जाती। कैसा अजीब होता है मन, जिस ओर भागता है, जिसे पाने को बेचैन रहता है, उसके करीब आते उसके प्रति ही आशंकित हो उठता है। इधर कार्तिक झूमता नाचता सामान पैक करके देव के घर जाने के लिए निकला ही था कि उतरे चेहरे के साथ माँ सामने आ गई। वे उसके जाने से उदास थी। पीछे खड़े उसके पापा अपने चिरपरिचित स्वाभाविक ऐंठ में कड़कते पूछते हैं, पूछ लो अगर एयरपोर्ट तक छोड़ना हो तो। माँ एक पल कार्तिक को तो दूसरे पल उसके पापा को देखती है। माँ हमेशा यूं ही बाप बेटे के बीच फंस जाती। उसकी स्थिति कोई नहीं समझ पाता। पापा मानते माँ के लाड में बेटा बिगड़ गया तो बेटा मानता कि माँ तो पापा के आगे उसकी सुनती ही नहीं। माँ और पत्नी के परिपाटी के बीच वह पिसकर रह जाती। आज बेटा पहली बार घर से बाहर जा रहा था, वो भी इतनी दूर। ये सोच सोचकर माँ का कलेजा मुंह को आए जा रहा था। शायद पापा को भी अंदर से कोई डर रहा हो, पर वे दिखा नहीं सकते और कोई समझ नहीं सकता। कार्तिक को हमेशा उनका गुस्सा ही झेलना पड़ता, इसीलिए इस बार वह अपनी ऐंठ दिखाता बोलता है, मैं चला जाऊंगा, किसी को एयरपोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी देव के साथ जा रहा हूँ। पापा चुप हो गए और माँ कुछ न कह पाई। फिर कार्तिक सबके पैर छूकर अपना बैग लिए देव के घर जाने को तैयार हो गया तो माँ धीरे से पास आती। उसके हाथ में कोई पैकेट
पकड़ाती है। कार्तिक उसे हाथ में लेते बिना देखे समझ जाता है कि उस लिफाफे में पैसे थे। वे देने का इशारा करती है, पर कार्तिक उसे माँ को वापस करता हुआ कहता है, माँ, आपने अपने नालायक बेटे के लिए टिकट का इंतजाम कर दिया, यही बहुत है, अब आगे मैं खुद देख लूँगा। यह सुनते माँ का मन रुआसा हो उठा, पर पहली बार कार्तिक के स्वर में कोई विश्वास दिखा तो इसे वक्त की सहमति मान आशीष देकर उसे विदा कर देती है। कार्तिक ऑटो से देव के घर पहुंचता तो कोई बड़ी सी कार उसके घर के बाहर देख चौंक गया। तो वो टैक्सी भी नहीं लग रही थी, फिर दो अनजानी बाइक भी खड़ी थी। वह सब देखता अंदर आता है तो बाहर से ही उसे अंदर का अंदाजा मिल जाता है कि उसके घर पर कुछ लोग आए हुए थे। दरवाज़ा भी खुला ही था, जिससे बेधड़क वह अंदर के कमरे तक आ जाता है। अंदर आकर सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें हैरानगी से फटी की फटी रह जाती है। कई सारे जाने पहचाने चेहरे वहां मौजूद थे। सबसे पहले उसकी निगाह उस पत्रकार लड़की पर गई जो देव की माँ से बातें कर रही थी, फिर चमन लाल के साथ एजेंसी वाला आदमी और उस चाय वाले को देखकर तो वाकई वह चौंक जाता है। सबकी बातों से लग रहा था कि सब देव के नीमा के पास जाने की खबर सुन उससे मिलने आए थे। ये बेनाम पर बड़े करीबी रिश्ते थे जो स्वतः ही एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यही शायद इस जमी की खासियत थी। देव के माता पिता उसे एयरपोर्ट छोड़ने को तैयार थे, पर देव उन्हें मना करता समझा रहा था कि ठंड बहुत है तो उन्हें लौटने में देर हो जाएगी। वह कार्तिक के साथ दिल्ली निकल जाएगा। मैं छोड़ दूँ? इस आवाज़ पर सभी मालिनी की ओर देखते हैं, जो कह रही थी, मैं भी वापस दिल्ली जा रही हूँ, तो क्या तुम्हें मैं एयरपोर्ट छोड़ दूँ? इससे देव को क्या ऐतराज़ था। अब अपने माता पिता के पैर छूकर बाकी के गले लगकर देव कार्तिक के साथ विदा लेता है। भैया जी, नीमा दीदी को लेकर ही आना, चाय वाला अपनी लहक में चाहता हुआ बोला। तो देव बस हौले से मुस्कुरा दिया। ऊपर वाला तुम्हारे अच्छे काम में तुम्हारा साथ दे। चमन लाल के साथ वह आदमी भी देव को विदा देता है। मालिनी अपने फोटोग्राफर के साथ आगे की सीट पर बैठ गई तो डिक्की में सामान डालकर देव और कार्तिक भी पीछे बैठ गए। अगले ही पल सबकी नम आंखों से वह कार धूल उड़ाती दिल्ली की ओर निकल चली थी। वे समय से कोई पहले निकले थे। पता था दिल्ली का फसाओ ट्रैफिक उनकी बाधा बन सकता है, और वाकई उन्हें 5 घंटे सिर्फ नोएडा पहुंचने में लग गए। वे रेड लाइट में रुकी कार से बाहर देखते हैं। कार्तिक अपनी ओर का शीशा नीचे करता बाहर देख रहा था। तभी 1-2 हिजड़े ताली पीटते ड्राइविंग सीट पर बैठे मालिनी के फोटोग्राफर से पैसा मांगते मांगते पीछे की सीट की ओर नज़र घुमाते चिल्ला पड़ते हैं, अरे सलमा, ये तो अपना वही हीरो है ना। दूसरी जो बगल की कार के अगले हिस्से की ओर झुकी थी, अब उसकी ओर नज़र उठाकर उसकी नज़रों की ओर देखती हुई कहती है, हाँ हाड़ी, क्या सही पहचाना? आज कहाँ चला अपना हीरो? देव अब अपनी ओर का शीशा नीचे किए उन्हें देख मुस्कुराते एक नोट उनकी तरफ बढ़ाता है, जिसे न लेकर उसकी बलैया लेता हुआ हिजड़ा बोल उठा, हीरोइन के संग बनाए रखे ऊपर वाला तेरी जोड़ी। अपनी जा, आज अपनी दुआ लेकर जा, और अब की दोनों को साथ देखना है, समझा? देव बस हौले से मुस्कुरा दिया तो मालिनी हैरानगी से सब देखने लगी। फिर ग्रीन बत्ती होते कार आगे बढ़ गई तो रास्ता भर कार्तिक उस दिन वाली सारी बात मालिनी को सुनाता रहा। वाओ, तुम्हारी कहानी तो दिलचस्प होती जा रही है। एयरपोर्ट आते देव और कार्तिक के उतरते मालिनी भी उनके संग अंदर तक चलने लगती है। ये देख कार्तिक धीरे से देव के कानों के पास फुसफुसाता है, ये तब से हमारे पीछे क्यों पड़ी है? तेरे पर लहू तो नहीं हो गई? हट, कहता देव उसे पीछे धकेलता है तो आगे चलती मालिनी का ध्यान उनकी ओर जाता है। कुछ नहीं, थैंक्स लिफ्ट देने के लिए, अब हम चले जाएंगे। हाँ तो चले ही जाओगे? अगर अंदर तक छोड़ दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, देव धीरे से कहता कार्तिक को आंखों से इशारा करते आगे बढ़ जाता है। मालिनी अपने फोटोग्राफर को शूट करने का कहती देव के साथ साथ बढ़ती रही। देव को सब अजीब लग रहा था, आखिर वह यहाँ पर क्यों शूट कर रही है? यही प्रश्न उसकी आंखों में पड़ते वह देव के बिना पूछे ही कहती है, अब
लाइव रिपोर्ट हूँ तो वीडियो लेती रहती हूँ, कब कहाँ का वीडियो काम आ जाए। ये सुन दोनों फंसी सी हंसी से मुस्कुरा देते हैं। चलो देव, अब यहाँ से आगे की तुम्हारी यात्रा शुरू होती है, तो आज के लिए कुछ कहना चाहोगे? देव उस पल उस कांच के बड़े शीशे के पार देखता है, जिसके पास जाकर एक हवाई जहाज उसका इंतजार कर रहा होगा, और 15 घंटों की यात्रा के बाद वह किसी अनजान देश में होगा, जहाँ का सब कुछ उसकी जमी से बिल्कुल जुदा होगा। वहाँ वह क्या और कैसे करेगा कुछ तय नहीं था, बस एक ही धुन थी नीमा की। मालिनी अब देव की ओर देख रही थी, और देव अब जाने कहाँ देख रहा था, मानो किसी पहाड़ी की ढलान पर खड़ा इंतजार करता हुआ धीरे से बुदबुदाता है। उनकी आंखों के सामने घाटी से उगता कोई बादल उसे उसकी नीमा के पास ले जा रहा था। उनकी आंखों के दृश्य जैसे नीमा के आसपास जम से गए थे। तेरी नज़र की दिलसोज अदा की या जहन में उठी कोई इबादत, अब आईने में शक्ल नहीं बनता है अक्स तुम्हारा। पहचानता था पहले खुद को अपने नाम से, अब सब कहते हैं तेरा दीवाना। मालिनी हैरान देव की ओर देखती रह गई, तो कार्तिक भी खुद को हैरान होने से बचा नहीं पाया। वो कुछ पंक्तियों नहीं थी जो देव के मुंह से अन्यास निकली, वो गहरे जज्बात थे, वो सब उसके पोर पोर से झलकते थे। कार्तिक बहुत देर तक मुंह फाड़े अपने यार को देखता रह गया, तो मालिनी के ओठ पर विस्तार आ गया। बड़ा जबरदस्त वाला इश्क है। देव भी हौले से मुस्कुराकर शर्मा गया। अच्छा देव, अभी चेक इन करना होगा, तो तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ रेडी है ना? देव हाँ में सर हिलाता है। गुड, और कुछ नोएडियन डॉलर भी ले लिए ना तुमने? वो किस लिए? कार्तिक तुरंत पूछता है। इस बात पर वे सामान्य से, जबकि मालिनी हैरान होती हुई कहने लगी, ये तो बहुत ज़रूरी है, भारत का रुपया वहाँ घोड़े चलेगा। अब टोरंटो उतरकर चेंज कराओगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। फो ऐसा करो, अभी थोड़ा टाइम है, तुम उस तरफ से जाओ, तुम्हें वहाँ मनी चेंज का काउंटर मिल जाएगा, जाकर कुछ मनी चेंज करा लो। ओके मैं जाता हूँ, कहता हुआ देव अकेला उस काउंटर की ओर बढ़ जाता है। थैंक यू मालिनी जी, आपने तो याद दिला दिया, नहीं तो हमें परेशानी हो जाती। अब कार्तिक मालिनी को बैठते देखते हुए कहता है। इस पर मालिनी सहजता से मुस्कुरा देती है। इसका अनजाना सफ़र क्या कुछ लेकर आएगा देव के लिए? कार्तिक और देव की जोड़ी क्या खोज पाएगी नीमा को? जानने के लिए जुड़े रहे इसके असीम सफ़र से। अब मालिनी कार्तिक से देव के बारे में बात करती हुई पूछने लगती है कि देव नीमा से कैसे मिला। तब कार्तिक उसे बताता है कि किस तरह एक अजनबी चिट्ठी ने देव के जीवन में सब कुछ बदल कर रख दिया। फिर देव ने किस तरह से नीमा को खोजा, और वो चाय वाला वही था जो नीमा के घर के पास अपनी टपरी लगाता है। फिर नीमा को खोजने में वह कबाड़ी वाला से लेकर किसान और जाने क्या क्या नहीं बना। तब जाकर उसके बारे में पता लगा पाया। तब तक नीमा कनाडा चली गई। कार्तिक नीमा की मौसी से लेकर अपना गलत पासपोर्ट और लोगों ने कैसे कैसे मदद की उनकी सब बात बता डालता है, जिसे आश्चर्य से वह सुनती रही। वाकई ये कैसी अनोखी प्रेम कहानी है, पहले कभी ऐसा कुछ सुना ही नहीं कि जिससे प्यार है, जिसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा है, उसे उसकी खबर ही नहीं। यहाँ तक कि ये भी श्योर नहीं कि वह भी उसे उतना चाहेगी या नहीं। उफ, बड़ा अजीब है तुम्हारा दोस्त। हाँ वो ऐसा ही है, बिल्कुल खुली किताब की तरह। हम लंगोटिया यार है, पर उसके दिल में किसी के लिए इतनी चाहत होगी, ये तो उसके साथ रहते हुए भी मैं नहीं समझ पाया। मालिनी मुस्कुरा उठी। हम प्यार तो बहुत है। अच्छा तुम लोग रुक कहाँ रहे हो? पता नहीं क्यों? अब हमारा कोई जानने वाला तो वहाँ है नहीं, तो वहाँ पहुँचकर कुछ भी एडजस्टमेंट कर लेंगे। कार्तिक की सहज बात सुन मालिनी चौंकती हुई तुरंत उसकी ओर घूमती उसका चेहरा देखती हुई बोली, क्या बिना कोई रहने के प्रबंध के बिना तुम लोग वहाँ जा रहे हो? आर यू मैड? अब कार्तिक के चेहरे के भाव भी उड़े उड़े हो गए थे। पता है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और
सबसे ठंडा भी। ऐसी जगह पर कोई तो इंतजाम करना चाहिए था ना। तुम क्या सोचकर चले थे कि वहाँ प्लेटफार्म पर रातें काट लेंगे? मालिनी गुस्से में ओठ चबाती हुई बोल रही थी तो कार्तिक उड़े भाव से उसका चेहरा ताक रहा था। अब क्या करे? वेट, मैं बताती हूँ। मालिनी थोड़ा सांस खींचती हुई आगे कहती है, देखो मेरे चैनल का ऑफिस है वहाँ पर। आपका तो नेशनल चैनल है। कार्तिक बीच में बात काटता हुआ पूछता है, नेशनल चैनल का नाम है जबकि है इंटरनेशनल, समझे? अब ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं अपना कार्ड दूंगी और तुम मिस्टर गुरुनगन नायर से मिलना। जब तक तुम लोग अपना अरेंजमेंट नहीं कर लेते वे, तब तक वो तुम्हारे लिए कुछ अरेंजमेंट कर देंगे। ये सुनते कार्तिक खुलकर मुस्कुरा दिया। देव तब से करेंसी चेंज कराने लाइन में लगा था। अब आज कुछ ज़्यादा ही रस था। तभी देव की नज़र किसी एक शख्स पर जाती है। वो हड़बड़ाते हुए उस ओर आ रहा था। वह प्रथम था जो लगातार फ़ोन पर किसी से बात करता हुआ जल्दी में कहता हुआ आ रहा था, बस 2 मिनट में बाहर आता हूँ। हाँ पता है मुझे देर हो रही है। वह बहुत जल्दी में था पर करेंसी चेंज की लाइन देख उसके होश उड़ गए थे। वह आगे वाले शख्स जिसका बस नंबर आने वाला था उसे रिक्वेस्ट करता हुआ बता रहा था कि उसकी दिल्ली से पूना की ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है और एयरपोर्ट के बाहर खड़ा कैब वाला उसका इंतज़ार कर रहा है। तो अगर वह पहले थोड़ी करेंसी चेंज करा ले तो उसका आभारी रहेगा। पर आगे खड़ा शख्स उसकी बात पूरी तरह से अनसुनी कर देता है, जिससे प्रथम के चेहरे पर ढेर चिंता की लकीर उभर आई। मेरा नंबर कुछ देर में आ जाएगा, तो क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? आवाज़ सुन प्रथम देखता है कि लाइन से 10 आदमी पीछे खड़ा शख्स उसे पुकारता हुआ कह रहा था। ये देव था जो प्रथम की ओर देखता हुआ उससे पूछ रहा था और ये सुनते प्रथम की आंखें खुशी से दमक उठी। पर इस वक्त उतना समय भी नहीं था प्रथम के पास। वह हताशा से कहने लगा, शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी परेशानी समझी। तो पर मेरे पास कैनेडियन डॉलर को रुपये में बदलने का इतना समय भी नहीं है। वह कैनेडियन डॉलर दिखाते हुए कहता है, जिसे देखता हुआ देव मुस्कुराते हुए कहने लगा, आप कनाडा से आ रहे हैं और मैं वहीं जा रहा हूँ। मुझे कैनेडियन डॉलर की ज़रूरत है और आपको रुपए की। देखिए चुटकियों में हम दोनों की समस्या हल हो गई। देव लाइन से निकल आता है। शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। वे आपस में अपना पैसा चेंज कर लेते हैं। अब जाते हुए देव उससे हाथ मिलाते हुए कहता है, आपकी यात्रा सफल हो, तुम्हारी भी दोस्त। वे मुस्कुराकर विदा लेते हैं। तभी उनको देर लगते देख मालिनी और कार्तिक वहीं आते हुए देव को पुकारते हैं। चेक इन कराने की ओर बढ़ता है हुआ देव इस बार मालिनी की ओर हाथ मिलाने को बढ़ाता है। वह कहता है, मालिनी जी, अजनबी होते हुए भी आपने हमारी बहुत हेल्प कर दी। तुम्ही ने तो कहा था कि सब कुछ तय रहता है, अगर मैं नहीं करती तो कोई और करता, कहकर वह गर्मजोशी में उससे हाथ मिलाती हुई मुस्कुरा दी। अब वे अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले थे। दीपा सब कुछ तय करती हुई अपनी पैकिंग में लग गई। ये देख नीमा हतप्रभता से उसे देखती है। अरे नीमा, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, अपने अंदर की स्वच्छंद खुशी को छुपाती हुई कहती है, एक्चुअली मेरी एक इंडियन दोस्त बड़ी मुश्किल में है और अब उसे मेरी हेल्प चाहिए। तुम्हें क्या बताओ, यहाँ के कैनेडियन किसी इंडियन की कोई हेल्प नहीं करते। बस हम इंडियन एक दूसरे का सहारा होते हैं। अब बेबी के टाइम उसने मेरी बहुत हेल्प की थी, तो अभी मेरा भी फर्ज है ना? हाँ बिल्कुल, तो मैं कुछ कर सकती हूँ। नहीं, तुमसे नहीं होगा। अभी तुम देख रही हो ना, इतनी बर्फबारी हुई है। प्रथम भी इसलिए अपनी जगह पर फंस गए हैं। वो यहाँ होते तो तुमसे मैं ये नहीं कहती, तो तुम बस 2 दिन के लिए बेबी का ख्याल रख लेना। 2 दिन में आती हूँ मैं। अपने चेहरे के हाव भाव में अत्यधिक नम्रता लाती हुई दीपा कहती है, हाँ क्यों नहीं दी, तुम अपना काम आराम से करके आओ, मैं सब यहाँ देख लूँगी। ओह थैंक्स नीमा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। दीपा अब नीमा को बहलाना सीख गई थी। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में वह उसे सब
समझाती रही और नीमा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती रही। नीमा देखो, मैंने 2-3 दिन का बेबी फूड और मिल्क लेकर रख दिया है और बाकी खाने पीने का सामान भी, इसीलिए तुम्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखो, ये जो कैनेडियन है ना, बिल्कुल अच्छे लोग नहीं होते हैं और फिर सभी यहाँ फ्रेंच बोलते हैं। तुम तो अपनी बात किसी को समझा भी नहीं पाओगी। तुम बस आराम से अंदर रहना और बेबी के साथ समय बिताना, फिर 2 दिन बाद तो मैं आ ही जाऊंगी। दीपा ने नीमा को जैसा समझा दिया उसने वैसा ही समझ लिया। उसे भी लगने लगा वाकई उसके लिए बाहर निकलना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, इसीलिए दीपा को विदा कर वह खुद को घर के अंदर ही कैद रखती है। ये सबसे अद्भुत नज़ारा था जिसे देव और कार्तिक मिलकर देख रहे थे। टोरंटो एयरपोर्ट पर उतरकर वहाँ का अनुभव उनके लिए अनोखा था। वे नॉन स्टॉप की 14 से 15 घंटे की यात्रा करके उतरे तो कुछ देर तो खुद को प्लेन में ही महसूस करते रहे। किसी तरह से खुद को सीधा करते हुए वहाँ की चमक दमक देख रहे थे। वे साइन बोर्ड पढ़ते हुए एग्जिट ढूंढते हुए आगे बढ़ते रहे। तभी कार्तिक उछल पड़ा। उसके बगल से क्लियरिंग रोबोट जा गुजरे गया। ये देख देव की हंसी छूट गई। ओहो, हंसले वातानुकूलित वातावरण से बाहर निकलते कार्तिक को अब ठंड लगने लगी तो देव को कसकर पकड़ते हुए उसने झिझोड़ा, भाई यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही ठंड है। मुझे तो लग रहा है कि जल्दी से बस रजाई में घुस जाऊँ। हाँ, अब पहुँच कर देखते हैं कौन है मिस्टर नायर। वे अब बाहर निकलकर इधर उधर देखते हैं। जहाँ का नज़ारा तो कुछ और ही था। अच्छी खासी बर्फबारी उन्हें नज़र आ रही थी। वे बाहर आते आते आपस में बात करते रहे। यार, ये मालनी जी थी बहुत अच्छी, वरना हम टोरंटो आते तो जाते कहाँ। हाँ, देव कार्तिक की बात पर सहमति में हर सर हिलाता है, पर एक बात है, वो तुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थी। कार्तिक की बात पर देव उसे घूरने लगता है तो कार्तिक बात बनाते हुए आगे कहता है, अरे मेरा मतलब तुझे क्यों लाइन मार रही थी, तू तो वैसे ही इंगेज है, जबकि मैं खाली बैठा था। अरे मुझसे ही आंखें चार कर लेती। कार्तिक की मसखड़ी पर देव उसे हरकाते हुए कहता है, पागल है क्या, उम्र में तुझसे 2-4 साल बड़ी ही होगी तो कोई ना, मैं मुझे रख लेता, कम से कम अपना गर्लफ्रेंड वाला खाता तो खुलता। गहरी सांस छोड़ता हुआ कार्तिक कहता है तो देव उसकी पीठ पर एक धौल जमा देता है कि गल है, बसाओ कित्थे जाना है। आवाज़ पर उनका ध्यान अपने सामने खड़ी कार की ओर जाता है जिसकी आगे की खिड़की से एक सरदार झांकता हुआ उनकी ओर ताक रहा था। उसी पल उनका ध्यान गया कि वे बातें करते करते बाहर तक आ गए जहां टैक्सी लाइन से लगी थी। उस पल वे ये देखकर चौंक गए कि लगभग हर टैक्सी के पास कोई सरदार खड़ा था। वही अपने आसपास से गुजरे इतने भारतीय चेहरे देख एक पल को लगने लगा वह सच में कनाडा ही आए हैं या नहीं। अबे देव, ये साला प्लेन दिल्ली में ही ले आया क्या? यहाँ तो लगभग इंडियन है यार। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है, और वो सरदार हमें ही घूर रहा है। तो चलते हैं, नहीं तो आंखों से ही खोस लेगा हमें। वे दोनों आपस में खुसर फुसर करते उस सरदार के पास आते हैं। वह अब बाहर निकलकर उनको ऊपर से नीचे देखता खींचे निपोड़ता हुआ बोलता है, ओहो जी, पहली बार आए हो? सरदार की लहकती आवाज़ सुन कार्तिक मुंह बनाते हुए बोला, नहीं जी, हम तो रोज़ सवेरे कनाडा आते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। इस बात पर सरदार दांत बंद करता खड़ा हो जाता है। तब जल्दी से बीच में आता देव कहता है, सरदार जी, हमें इस एड्रेस पर जाना है। वह उसके हाथ में पकड़े कागज पर झांकता हुआ कहता है, कोई गल नहीं जी, अभी पहुंचा देते हैं। कार्तिक और देव अब अपना सामान आगे करते हैं जिसे डिक्की में रखने सरदार आगे आता है। कार्तिक उस टैक्सी को घूरते हुए धीरे से बोलता है, ये टैक्सी ही है ना? ये सुन सरदार डिक्की में सामने रखते रखते मसखड़ी में जवाब देता है, जी ऐसा है कि सवेरे बड़ा सा कहूँ थी, पर सिंड्रोला वाली पड़ी के छूते अब टैक्सी बन गई है। कहकर सरदार अब हंस रहा था और कार्तिक मुंह बनाते हुए पीछे बैठ जाता है। उसके बगल में देव भी हंसता हुआ बैठ जाता है। अगले ही पल टैक्सी सफ़ेद सड़क पर दौड़ चली थी।
नीमा घर में कैद बेबी के संग समय बिता रही थी। एक पूरा दिन बीत गया था। दीपा को गए बेबी के सोते नीमा खिड़की पर खड़ी उस पार दूर दूर तक बर्फ की चादर पर निगाह किए थे। किस तरह बर्फ ने हरियाली को अपने आंचल के नीचे छिपा लिया था। उसके नेबर में कोई कैनेडियन दंपति रहते थे जिसकी कार उनके यार्ड में खड़ी बहुत देर से बल्कि कर रही थी। एक गहरा श्वास लेती नीमा देर तक वहीं खड़ी इक्का दुक्का लोगों को आता जाता देखती रही। रास्ते भर सरदार अपनी बक करता रहा तो कार्तिक भी अजीब प्रश्न पूछता रहा। इतने भारतीय देखकर लगता है जैसे भारत ने कनाडा को अपनी दूसरी राजधानी बना लिया है। तभी एन्नू मिन्नी इंडिया यूं ही नहीं कंधे हैं। साढ़े देश के 60 लाख बंदे हैं यहाँ। सरदार की बात सुन देव आश्चर्य से पूछता है, अच्छा क्या बाकी हर साल तुम्हारे जैसे 30,000 लोग आते हैं भारत से यहाँ? तुस्सी भी नौकरी वास्ते आए होंगे? व्यू मिरर से पीछे बैठे देव और कार्तिक का चेहरा गौर से देखता हुआ पूछता है, नहीं लड़की देखने आए हैं। तपाक से कार्तिक बोलता है, तो बहुत दूर नहीं आ गए? कोई बात नहीं पसंद आई तो वापस चले जाएंगे। देव कार्तिक की मसखड़ी पर उसे चुप कराता बात बदलता हुआ पूछता है, सरदार जी और कितनी दूर है? लो जी बस आ ही गया। वे उतरकर अपने सामने कई शानदार बिल्डिंग देखते हैं जिसमें से एक में उन्हें जाना था। देव और कार्तिक बिल्डिंग के उस फ्लोर में आ गए जहां नेशनल टीवी का साइन बोर्ड लगा था। उन्हें उसके अंदर आने में कोई परेशानी नहीं हुई। रिसेप्शन पर कोई था नहीं और रिसेप्शन से अंदर आ जाते वह एक छोटे कक्ष में खड़े थे जहां से उसके अंदर के कक्ष का नज़ारा साफ नजर आ रहा था। वे हिचकिचाते हुए अंदर जाने के बजाय अधखुले दरवाजे को नॉक करते हैं। क्या इस दस्तक से खुलेगा देव की किस्मत का ताला या फिर होगी कोई नई मुश्किल? देव और कार्तिक हैरानगी से उस ऑफिस को देख रहे थे और पूरी तरह से कंफ्यूज बने थे। अंदर दिख रहा भारतीय उसे अंदर आने का इशारा करता है। देव और कार्तिक साथ में अंदर आकर उसकी आंखों के सामने मालिनी का विजिटिंग कार्ड रखते हुए देव मिस्टर नायर को पूछता है, अभी आते हैं, यही बैठे आप। वह आंखों से दूर कोने में पड़े कोच की ओर इशारा करता है। देव देखता है कि वह कुछ बनाने में व्यस्त था। दोनों आकर उसी कोने में बैठकर आपस में फुसफुसाते हैं। ये तो इंडियन है, अच्छी हिंदी बोलता है। अब जिस व्यक्ति से हम मिलने आए हैं उससे देव तू ही बात करना, क्या पता वो हिंदी समझता ही ना हो। हम देखते हैं ई स्वामी तुम ये क्या करती? अचानक एक आवाज़ उनका समस्त ध्यान सामने की ओर ले जाती है जहां कोट पैंट वाला एक काला मोटा लेकिन स्मार्ट आदमी था जो पहले से मौजूद व्यक्ति के पास आता उसके सामने की मेज पर एक कप लगभग पटक के रखते हुए चीख रहा था, तुमको 7 साल हो गए और अभी तक तुमको कॉफ़ी बनाना नहीं आया? मई केरला से फिल्टर कॉफ़ी मेकर लाया, उससे भी तुमने चाय जैसी कॉफ़ी बनाकर अपना रिकॉर्ड बना लिया। स्वामी एक दिन मई तुम्हारा ऐसी कॉफ़ी पिलाने के जुर्म में कत्ल कर देगा। बनाओ दोबारा। सामने खड़ा दुबला व्यक्ति धीरे से हो में सर हिलाता उसके मुड़ने से पहले ही उसका ध्यान देव की तरफ करता हुआ जल्दी से कहता है, सर ये आपने मिलने आए हैं और ये कार्ड लाए हैं मालिनी मैडम का। मालिनी अब मुड़कर बारी बारी से देव और कार्तिक को देखता हुआ वापस अंदर जाते हुए कहता है, वेट वाइल। उसकी रुखाई देव और कार्तिक एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। अभी तक अंदर आते हुए लगातार 3 कमरे देख चुके थे जिसमें से 2 ही आदमी उन्हें दिखे। शायद सुबह होने से यहाँ का स्टाफ आया ना हो। खैर उन्हें तो उस नायर से मिलना था जो शायद वही व्यक्ति था। अब उनका ध्यान उस दुबले आदमी की ओर था जो शायद बहुत देर से कॉफ़ी मेकर संग कसरत करता धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था, इस नायर को एक दिन जहर दे दूंगा। काले की सारी आत्मा बस इस काली कॉफ़ी में अटकी रहती है। बनाता तो हूँ पर साली कॉफ़ी भी कमीनी है। कुछ देर में वह कॉफ़ी लेकर अंदर के कमरे में जाता है।
महामुगुरु नायर अपने लैपटॉप में झुका हुआ था। उस आदमी के कप रखते वह लैपटॉप से नज़र हटाए बिना उस कप को उठाकर ओठों से लगा लेता है। ये देख वह आदमी वापस जाने लगता है। स्वामी, उसकी तीक्ष्ण आवाज़ सुन वह दरवाजे की बढ़ता बढ़ता वही थम रह जाता है। जब तक वह पलटकर उसकी ओर देखता, वह उसके पास आता, उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख उस आदमी के मां बनने के बाद दीपा के लिए ये पहला अवसर था जब वह खुलकर आज़ादी को महसूस कर रही थी। न बेबी की, न पति की, किसी की कोई चिंता न रुकावट थी। वह स्वच्छंद नारने लगी। गाइज, आज टेम्परेचर कुछ बढ़ा है तो आइस स्लीप हो गई है, हम शाम के बाद चलेंगे। मरिया रूम में आते बारी बारी से दीपा और सूजी को देखती हुई कहती है, नो, कल वापस जाना है, इससे तो मैं एक बार ही स्केट कर पाऊंगी। दीपा तुरंत बिस्तर से उछलती हुई बोली, तो बाकी उसका चेहरा देखती रही। इट कैन वी, डजेंट, परवाह मत करो। दीपा की बात सुन वे बारी बारी से उसका चेहरा देखती रही। दीपा जिस मस्ती में सराबोर होने गई थी वो अचानक उस पर भारी पड़ गई। ये आकस्मिक हुई घटना थी जो बिरले किसी के साथ। वहाँ तो दीपा मना करने के बावजूद दोपहर में स्केट करने चली गई और उसका पैर स्लिप कर गया, जिससे उसे आनन फानन डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहाँ पता चला उसे हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया है। ये सुनते दीपा की रुलाई फूट गई। सब उसे चुप कराने लगे, पर दीपा की जानती थी कि उसे साथ क्या बुरा हुआ है। प्रथम को पता नहीं था कि वह वहाँ कहाँ टोरंटो में उसकी बेबी थी और उसे डॉक्टर ने दी हफ्ते के लिए बेड रेस्ट पर भेज दिया था। बहुत देर से खुद को संभालने का हौसला करती आखिर वह नीमा को फ़ोन लगाती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह नीमा से क्या कहेगी। उसे तो 2 दिन का फ्रेंड के यहाँ आने का कह कर आई थी, अब वह ऐसी विकट स्थिति में फंस गई थी। यही सोचती वह काफ़ी देर तक मोबाइल पकड़े ही रह गई। दरवाजे की दस्तक से देर दरवाज़ा खोलने जाता है तो गुरुमान के साथ वाला आदमी उसके सामने खड़ा कह रहा था, अंदर आ जाओ, आ जाओ। देव किनारे होता हुआ कहता है। वह देखता है कि उसके हाथ में कुछ था जिसे बीच की टेबल पर रखता हुआ कह रहा था, ये लो तुम दोनों के लिए खाना। ये सुनते तुरंत उसकी ओर लपक के आता हुआ कार्तिक कहता है, सही में इसी की ज़रूरत थी। इस समय वह हटकर कार्तिक और देव की ओर देखता हुआ कहता है, मेरा नाम सलीम है, मेरा कमरा बगल में ही में है, अभी आधे घंटे आता हूँ, तब तक तुम दोनों ये खाना खा लो। शुक्रिया। देव मुस्कुराकर उसे विदा करता, दरवाज़ा बंद करके कार्तिक के पास आता है जो अब तक उसके दोनों डोंगे खोलकर देख चुका था। ये क्या है? लंच के समय पास्ता, दोनों में 2 तरह का पास्ता। देव उसका हकबकाया मुंह देखता हुआ इत्मीनान से कहता, उसके बगल में बैठता हुआ कहता है, खाओ लो जो मिल रहा है। अब तुम्हारे लिए समोसा और कचौड़ी तो आए नहीं। सही कहा, आई मिस यू मेरे प्यारे समोसा कचौड़ी। हंसते हुए देव अब सर्विंग प्लेट में दोनों के लिए पास्ता निकालने लगता है। नीमा ओठ चबाती बहुत देर तक फ़ोन पकड़े रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 2 दिन बीत जाने पर भी दीपा आई क्यों नहीं। उसे अकेलेपन से ज़्यादा कुछ गलती न हो जाए इसका डर था, क्योंकि दीपा हर एक बात पर उसे डांटती और एहसास कराती कि उसे कुछ नहीं आता। इसी वजह से बिना गैस जलाए वह सिर्फ बॉयलर का प्रयोग करके बेबी का दूध गर्म करती या अपने लिए कॉफ़ी बनाकर रखे टोस्ट ब्रेड से अपना काम चला रही थी। वह फिर रखे फ़ोन सेट की ओर हाथ बढ़ाती है, तभी फ़ोन बज उठता है, जिससे नीमा फ़ोन झट से उठाकर कान से लगा लेती है। दूसरी ओर दीपा थी जो हिचकिचाती हुई कह रही थी, नीमा, असल में तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया कि मुझे 4-5 दिन और लग जाएंगे। दीपा उसे इकट्ठे 2 सप्ताह का नहीं कह पाई। क्यों दी, कोई प्रॉब्लम है? नीमा घबरा गई थी। हाँ, वो मेरी फ्रेंड कुछ ज़्यादा ही बीमार है, तो प्लीज़ नीमा तुम 1 सप्ताह के लिए बेबी का ध्यान रख लेगी। नीमा के मुंह से कोई बोल नहीं फूटा। असल में पहली बार दीपा के स्वर में बिनती थी, जबकि हर बार वह उसे हुक्म ही देती थी। पता नहीं तुम सब कैसे संभालोगी, बस बेबी का ध्यान रखो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ। दीपा कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर उससे बोला ही नहीं गया। उसे अपनी गलती का अच्छे से एहसास था, पर नीमा के आगे कैसे स्वीकार कर ले। वह न नीमा को कोई पैसे देकर आई थी और न उसे बाहर जाए लायक बनाया।
अब रह रह कर उसका मन डर रहा था कि कैसे वह बेबी को संभालेगी और कैसे उसके लिए दूध लाएगी। नीमा का मन परेशान हो उठा। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहाँ क्या सामान मिलेगा और पैसे भी कहाँ थे उनके पास, वह सब सोचकर परेशान हो उठी। सलीम देव और कार्तिक के संग बैठा सब समझा रहा था कि उसके ऑफिस में लोग इसलिए कम है क्योंकि सारा काम ऑन एयर होता है। वह उस ऑफिस में सभी काम कर लेता है, चाहे कंप्यूटर का काम हो या कॉफ़ी बनाना। उस ऑफिस का बॉस गुरुमन था, जिसके साथ ही वह भारत से आया था और तभी से उसकी गाली खा रहा था। अगर उस दिन वह कॉफ़ी न बनाता तो बस उसका कत्ल होने ही वाला था। ये सुन देव बस मुस्कुरा दिया। लेकिन मानना पड़ेगा, तुम्हारा टैलेंट जो साला हम 7 साल से कोशिश किए जा रहे थे, तुम एक बार में ही बना दिया। तभी देखो आते ही रहना, नौकरी सब मिल गया। और क्या चाहिए छोकरी, कार्तिक फट से बोला पड़ा। क्या, वह अवाक देखता हुआ पूछता है। तो इतनी दूर तुम लड़की के लिए आए हो, और क्या मोहब्बत का चक्कर है? देव उसे रोकने का प्रयास करता, पर कार्तिक अपनी रौ में बोलता रहा। हो भाई, ये इसके मारे हैं और उसी का पीछा करते यहाँ चले आए। क्या बात करते हो, कोई अपना देश जहाँ छोड़कर लड़की के लिए पराये देश आता है? कार्तिक अपनी मस्ती में कहता रहा। हाँ, ये आते हैं। पहले पूरे रुद्रपुर में उसे खोजते रहे और कब यहाँ भी यही करना है। बहुत बड़े वाले आशिक है ये। सच्ची, जरा हमें भी किस्सा सुनाओ। देव उनको मस्ती के मूड में आता देख मुस्कुराता हुआ उनके दूर सरकता खिड़की के पास आ गया। खिड़की के कांच के पार का नीला खुला आकाश और उसके नीचे बिछी सफ़ेद चादर का कुछ अलग ही आकर्षण था, जिसे देखता हुआ मंद मंद मुस्कुरा रहा था। और सलीम कार्तिक से देव की मोहब्बत का किस्सा सुनाता, कभी उदास हो जाता, कभी जोर का हंस पड़ता। आखिर ऐसी ही तो थी उसकी मोहब्बत, जहाँ थोड़ा नमक तो थोड़ी मिठास थी। उस तरफ बेचैनी में अपने मन को संभाले नीमा भी खड़ी उसी नीले आकाश पर अपनी नज़र किए जैसे दूर तक देख रही थी। दीपा ने दोबारा न फ़ोन किया, न कोई संदेश ही छोड़ा उसके लिए। नीमा बस उसके फ़ोन का इंतज़ार करती, क्योंकि उसके पास तो किसी का नंबर था ही नहीं। एक दिन तो दिन कैसे कैसे कटा उसने ये वही जानती थी। उसे अपनी नहीं, बस बेबी की फिक्र थी। उसे गोद में लिए सुलाती, उसका मासूम चेहरा देखती रही। कितनी प्यारी और बेखबर नींद थी उसकी, पूर्णतया निर्वाण। उस पल उसका मन ये सोच द्रवित हो उठा कि कैसे वह उसे भूखा छोड़ दे। खुद तो 2-4 बिस्किट खाकर काम चला लेती, पर बेबी उसे तो दूध चाहिए ही। वह घर का बचे दूध का एक एक बूंद खत्म कर चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किससे मदद मांगे, कहाँ जाए। और दीपा ने बोला भी था यहाँ के लोग भी अच्छे नहीं हैं, फिर क्या करे, यही सोचती वह एक घूमती नज़र पूरे घर में दौड़ाती, सर पकड़े एक किनारे बैठ गई। एक पूरा दिन आराम करने और ऑफिस देखने में गुजर गया, पर घर से दूर आने की उदासी देव के मन में बनी रही। फिर देर रात घर फ़ोन मिलाया तो पता चला वहाँ बहुत हुई सुबह हुई है। उसे हंसी आ गई, उसकी दुनिया तो पूरी उलट गई थी। माँ पापा ने उसे भरोसा दिया तो उसके मन का बोझ कुछ हल्का हुआ। फिर कार्तिक के घर भी उसकी कुशलता की खबर पहुंचाने की बात करता, वह फ़ोन रखकर सोने आ जाता है। सुबह उठते नीमा मन ही मन कुछ तय कर लेती है, उसे बेबी के दूध का इंतजाम तो करना ही होगा, जिसके लिए उसे अपने ही मन के डर से लड़ना होगा। वह पूरे घर में ड्रॉवर अलमारी खंगालती है कि कहीं से कुछ पैसे मिल जाए। उसे इस तरह दीपा का घर खंगालना बुरा लग रहा था, पर बात बेबी की थी तो कैसे मन मार कर रह जाए। सुबह सलीम के साथ ऑफिस पहुंचते बाकी के स्टाफ से मिलकर वह देव और कार्तिक के साथ वहां के काम में लगता हुआ उसे समझाता रहा। यहाँ ना अपने देश जैसा कुछ नहीं है, सब लोग सब तरह का काम कर लेते हैं, कोई शर्म की बात नहीं है, कोई काम यहाँ छोटा बड़ा नहीं है। अगर इस मानसिकता से यहाँ काम करोगे तो बहुत जल्दी यहाँ सेट हो जाओगे। सलीम के साथ सब समझता देव भी काम में लग गया। गुरुमन को कॉफ़ी मिल गई और देव को अपने मन की करने की इजाज़त। कार्तिक को भी अपने मन का टेक्निकल काम मिल गया, जिससे वह भी खुश था। सलीम
सुबह का नाश्ता अपने रूम में ही बना लेता था, पर अब देव और कार्तिक के लिए भी नाश्ता का प्रबंध करने वह ब्रेकफास्ट ऑफिस के कैफेटेरियन में उसके साथ ले रहा था। नाश्ता देखते कार्तिक एकदम से उखड़ते हुए बोल, ये क्या फिर पास्ता? यार मैं मर जाऊंगा। ये पास्ता खाते खाते ब्रेकफास्ट से लंच और लंच से डिनर में बस शेप बदल जाता है, पर रहता साला वही पास्ता। मैं नहीं खा रहा। दोनों उसका नखरा सुन रहे थे। फिर देव इधर उधर देखते हुए कहता है, खा लेना, सब खा रहे हैं, मैं भी तो खा रहा हूँ। नहीं खाना, भूखा रह लूँगा। ऐसे पास्ता खाता रहा तो मेरी शक्ल भी पास्ता जैसी हो जाएगी। कार्तिक की बात पर दांत दिखाते हुए सलीम उसे टोकता है, यहाँ तो सभी यही खाते हैं, कैनेडियन पास्ता नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। देव कार्तिक को पास्ता खाने के लिए किसी तरह से मनाता सलीम की ओर देखता हुआ पूछता है, क्या यहाँ के सारे इंडियन यही खाते हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, यहाँ सब मिलता है। जिसके पास बनाने का साधन होता है वे यहाँ के इंडियन स्टोर से सामान लेकर अपनी तरह का खाना भी बना लेते हैं। तो ऑफिस के कैफेटेरियन में क्यों नहीं बनता? कौन बनाएगा? सबको पास्ता ही आसान लगता है, तो अब रात दिन बस यही बनता है और ये गुरु मन ने भी यही खाता है। देव कौतूहल से पूछता है। प्लेट का आखिर पास्ता खत्म करते हुए सलीम उठता हुआ कहता है, अरे नहीं, पहले तो बहुत नाटक किया, पर जब किसी से इडली डोसा नहीं बना तो वो भी आ गया पास्ता में। ओह, वे दोनों अपनी प्लेट का ख़त्म करके उठ गए तो कार्तिक भी किसी तरह अपनी प्लेट का ख़त्म करके उनके पीछे पीछे चल देता है। तो चलो आज भारतीय लंच कराता हूँ। डाउन टाउन में अपना भाई है, वहाँ भाई। कैबिन में दोबारा आते हुए वे सलीम की ओर पलट कर देखते हुए पूछते हैं, चलो तो मिलाता हूँ दोपहर तक। देव गुरुमन को अपनी कॉफ़ी से इतना खुश कर देता है कि वह उन तीनों को आधे दिन की छुट्टी दे देता है, जिससे वे साथ में डाउन टाउन के लिए निकल पड़ते हैं। नीमा ने पूरे घर को छान मारा, पर कुछ कैनेडियन डॉलर ही उसके हाथ लगे। उसे पता भी नहीं था कि ये डॉलर कितना उसके काम आएंगे, पर किसी भी तरह से उसे बेबी के लिए दूध तो लाना ही था। अब अपने दिमाग में खंगालती वह याद करती है कि पिछली बार प्रथम और दीपा उसे कोई इंडियन स्टोर ले गए थे जहां सब ज़रूरत का सामान मिल रहा था। किसी तरह दिमाग में जोर डालती वह जगह का नाम याद करती है। हाँ, डाउनटाउन जगह थी। खुद में ही बुदबुदाती वह सोच में पड़ गई थी कि अब वह वहां जाएगी कैसे। ये तब करना उसके लिए मुश्किल था, पर अब कोई रास्ता भी नहीं था। इसीलिए खुद को और बेबी को खूब सारे कपड़े पहनाकर वह बाहर जाने के लिए तैयार करती है। रुद्रपुर से बाहर निकलकर उस बड़े देश में सब कुछ उन्हें हैरान कर देने वाला नज़ारा लगा। देव और कार्तिक अपने चारों ओर हैरत कर देने वाले नज़ारे देख रहे थे। डाउनटाउन पहुंचकर सलीम दोनों का ध्यान एक और दिलाता हुआ कह रहा था, ये देखो, ये है टोरंटो। वे सलीम की नज़रों के परिदृश्य की ओर देखते हैं। टोरंटो लिखा हुआ एक एक लेटर इबारत की तरह खड़ा था। उस पर जमी बर्फ उसके अक्षर को और निखार रही थी। बगल में कनाडा का सिंबल लाल पत्ता बर्फ से सफ़ेद नज़र आ रहा था, जिसे देखकर खुशी से उछलता हुआ कार्तिक बोलता है, यही तो टिकट में भी बना था, ये यहाँ का सिंबल है। कार्तिक को यूँ खुश होते देख देव धीरे से मुस्कुरा देता है। इनकी मुलाकात के लिए आपका कमेंट ज़रूरी है। प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताएं।